माननीय शिक्षा मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। आपने आज विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से हम सभी को हिंदी भाषा को और पुरजोर तरीके से अपनाने का जो मैसेज दिया, मैं बताना चाहता हूं कि जब प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने कहा था कि एक ही भाषा एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो उनकी इस बात के दौरान भी कई ऐसे पाश्चात्य विद्वान वगैरह थे, जैसे कि गार्शर तासी ने जब पहला इतिहास लिखा था हिंदी विषय का, तो उसने उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी थी। तो हिंदी तो शुरू से ही परेशानियों में रही है, लेकिन चूंकि राजभाषा के तौर पर 14 सितंबर 1949 को हमने उसको अपनाया, और चूंकि हमारी आत्मा की भाषा है, 341 मिलियन लोग 3.41 मिलियन लोग अभी भी हिंदी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व की जो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई में हम अक्सर अपने ही लोगों से कुठाराघात पाकर के हिंदी को पीछे पाते हैं। हम सभी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस सदन के माध्यम से हम संकल्पित होंगे और आगे आने वाले समय में हिंदी के शब्दों का और पुरजोर तरीके से भाषा में व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। जी धन्यवाद महोदय। आज मैं आपके समक्ष विकसित भारत संकल्प संस्थान के द्वारा जो अनेक वर्षों से युवा संसद का आयोजन, राष्ट्र नीति निर्धारण, केंद्र राज्य समन्वय आधारित संविधान संबंधी विचार विमर्श और न्यायिक मूल्यों के संरक्षण हेतु युवा संवाद आयोजित होता आ रहा है। इस युवा संवाद में चूंकि मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में केंद्रीय टोली द्वारा मनोनीत किया गया है, और मैं इस संवाद के माध्यम से यहाँ पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक BVSA विषय को लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय सदन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं भारत के बारे में बोलते हुए कहता हूं कि मैं नालंदा और तक्षशिला की संस्कृति का वाहक हूं, मैं भगत सिंह की मिट्टी हूं, मैं प्रताप जैसा नायक हूं। बांसुरी बजे या चक्र चले, मेरे होठों पर गंगा है, गीता का गान है प्रिय मुझे, मेरे हाथों में तिरंगा है। सिद्धि का आश्वासन देती मैं बुद्ध की आवाज हूं, अब्दुल कलाम की मिसाइल, मैं गुरु गोविंद का बाज हूं, मैं लक्ष्मीबाई की अटल वीरता, मीरा का रसगान हूं मदर टेरेसा की कर्मभूमि, मैं सती सावित्री का मान हूं, हर ठोकर का मैं आश्रय हूं, विवेकानंद सा आदर्श हूं, रसखान रहीम की भूमि हूं, मैं प्यारा भारत वर्ष हूं, मैं राम का भारत वर्ष हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े हर्ष का दिन है कि आज राष्ट्र के गणमान्य और मूर्धन्य व्यक्तित्व समूह के द्वारा विकसित भारत युवा संसद के माध्यम से देश के समक्ष विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल प्रस्तुत करने का ये पावन दिन आया है। महोदय, राष्ट्र की अखंडता और एकता में हम लोकतांत्रिक बृहत्तम क्षमता को परिभाषित कर रहे हैं। भारत सरकार शिक्षा में नए नए नवाचारों हेतु प्रतिबद्ध है, ताकि विद्यार्थी आधुनिक, समावेशी, तकनीकी समर्थ व कौशल आधारित शिक्षा पा सके। स्किल डेवलपमेंट आज की हमारी आवश्यकता है, और इस पर हमने न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, छात्रों में उद्यमता कौशल, बल्कि उनकी बेरोजगारी से मुक्ति के लिए भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जो मेहनतें फाइलों में धरी रह जाती है, मजदूरी वहां अक्सर अधूरी रह जाती है, और एक किताब जो हाथ आ जाए सही वक्त पर, तो कई पीढ़ियों की जिंदगी एक साथ बदल जाती है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बड़ा बदलाव हमने किया है, और चूंकि 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है, उससे पहले की दोनों शिक्षा नीतियों से सबक लेते हुए मैकाले की अवधारणा से मुक्ति के लिए पहली शिक्षा नीति जो 21वीं सदी में वर्तमान में हम लेकर आए हैं, उसके द्वारा भी अब भारतीय शूरवीरों का वास्तविक इतिहास विद्यार्थियों तक पहुंच पा रहा है। 5+3+3+4 की नई शिक्षण संरचना से अब सीखना और अनुकूलित हुआ है। खेल खेल में शिक्षण की प्रोजेक्ट आधारित अधिगम प्रणाली अब औसत विद्यार्थियों के अनुभव को भी रोचकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सभापति महोदय, यह बड़े गर्व का विषय है कि JEE व नीट जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम्स भी अब मातृभाषा में आयोजित होने लगी है। NEP के माध्यम से अब छात्रों को विश्वविद्यालयों के बीच क्रेडिट सुरक्षित रखने
और स्थानांतरित करने की सुविधा है, जिसके कारण यदि विद्यार्थी किसी कारण से ग्रेजुएशन स्तर पर अपनी पढ़ाई बंद कर देता है, उसके बावजूद भी उसके लिए डिप्लोमा और डिग्री संबंधित कोर्सेज की अलग से सर्टिफिकेट की व्यवस्था एनईपी में की गई है। माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध ये करूंगा कि बिल का पूरा मसौदा वो तो सदन के पटल पर आपने रख दिया है जी, इसके मूल भाव वो आप संक्षेप में सदन के सम्मुख रख दें एक तरह से, ताकि चर्चा कल जब हो तो वो अधिक उपयोगी, अधिक सार्थक और अधिक विस्तृत हो पाए। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में एक वैश्विक क्रांतिकारी कदम है। चूंकि इस विधेयक के प्रस्तुतिकरण की बात आपने कही है, इस विधेयक में चूंकि हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक सुधार भी हमने लिखे हैं। मैं यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटी जैसे विनियामक निकाय मौजूद है। ऐसी स्थिति में 3 अलग अलग निकायों के कारण नियंत्रण संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं, अनुपालन का बोझ बढ़ता है, कागजी कार्रवाई बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे भौतिक निरीक्षणों में भी बहुत खर्चे आते हैं। ऐसी स्थिति में भारत का जब शकल नामांकन अनुपात GR 28% है, जो कि थोड़ा कम है, और खर्च हमारा उस पर केवल 0.7% है, तो 21वीं सदी में हम AI और डेटा साइंस के प्रति कुछ जिम्मेदार कदमों के साथ इस बिल को लेकर आए हैं। महोदय, केवल 5% से कम व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान में मौजूद है और पुरानी सरकारों द्वारा दशकों तक कौशल विकास पर ध्यान नहीं देने के कारण कुछ दुष्परिणाम हमें भोगने भी पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि विकसित भारत शिक्षा स्वाधिष्ठान बिल के माध्यम से एक सर्वोच्च छत्र निकाय अपेक्स बॉडी का निर्माण होगा, जो यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी तीनों निकायों को एक साथ जोड़ करके और अपने नियंत्रण के साथ उसे मजबूती प्रदान करेगा। महोदय, 3 स्वतंत्र परिषदें इसमें बनाई जाएंगी, जो कि मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड काउंसिल, विनियामक परिषद रेगुलेटरी काउंसिल और गुणवत्ता परिषद एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई जाएगी। चूंकि इस एक्रेडिटेशन काउंसिल के माध्यम से उसकी गुणवत्ता की जांच भी होगी, तो इसके माध्यम से भारत की शिक्षा का स्तर संभवतः और सुधर जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। महोदय, इस विधेयक में जो यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी यानी कि 1956, 1987 और 1993 के द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई थी, उनको निरस्त किया गया है। उसकी जगह शिक्षा अधिष्ठान एक अलग से अपेक्स बॉडी का निर्माण किया गया है, जो मानक कमेटी और उसके साथ गुणवत्ता सुधार के लिए अलग से काम करेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों का हित प्रभावित नहीं हो, इसके लिए छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का अलग से व्यवधान किया गया है। व्यवस्थाओं के आधार पर संस्थानों को कुछ स्वतंत्रता दी गई है। कुछ स्वशासित संस्थान भी बनेंगे, जो कि PM श्री मॉडल स्कूल जैसी अवधारणा की तरह ही हैं, और इनके द्वारा भी उच्च स्तर पर शिक्षा सुगम हो पाएगी। वैश्विक पहुंच हमारी हो, इसके लिए भी इसमें वित्तीय ढांचे का अलग से प्रावधान किया गया है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की धारा 39 के तहत हमारे द्वारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान कोष एक स्वतंत्र निधि के रूप में स्थापित होगा, और इसमें जो कुछ भी अनुदान है वो अलग से कोष के रूप में रहेगा। कोई भी राज्य सरकार या कोई भी प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति और जमा की राशियां इस कोष का हिस्सा होंगी। इसमें यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो संस्थाएं इसमें विलय की जाएंगी, उनमें जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी और जो भी सारा खर्च इसमें लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। इस सबके लिए अलग से व्यवस्थाएं इस बिल में की जाएगी। महोदय, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिल की ऑडिट भी जो है C&AG द्वारा की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट इसकी रखी जाएगी। खातों का विवरण केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, जो संसद के दोनों पटलों पर रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष में हम इसकी अधिष्ठान परिषद के साथ बैठक करके और आगामी बजट का अनुमान भी तैयार करेंगे। मैं अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष से ये कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि ये बिल न केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा, बल्कि हमारे द्वारा जो चुनौतियां इस समय विद्यार्थी हित में देखी जाती हैं, उन चुनौतियों को हटा करके हम विद्यार्थियों का सही हित कर पाएंगे।
इस भाव के साथ ये बिल सदन में पेश होना चाहिए। अंत में महादेव वर्मा की कविता के साथ में बात को खत्म करता हूं कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस नीले, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तूने अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। धन्यवाद।